तो लास्ट जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जाना था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, जो ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन जो गैस ले रहे थे, ठीक है, उसका कैसे यूज आता है हमारे रेस्पिरेशन में, उस रेस्पिरेशन के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होके वो वाटर और CO2 में कन्वर्ट होता है, वाटर हमारा काम आ जाता है, CO2 हमारे हम ब्रीद आउट कर देते हैं, एनर्जी हमें मिल रही थी। हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स थे, तो कौन कौन से देखे थे हमने वो ऑर्गेनिजम्स, तो हमने देखे थे वो 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म थे अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन, एक तो थे एरोबिक और दूसरे थे हमारे एनारोबिक। जब हमने एरोबिक की बात करी थी तो हमने कहा था कि एरोबिक के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। क्योंकि रेस्पिरेशन की अगर जब डेफिनेशन देखी थी तो हमने क्या देखी थी कि ग्लूकोज जो हमारा रेस्पिरेटरी फ्यूल है या ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, उसका ब्रेकडाउन होना, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था तो हम उसे एरोबिक कह रहे थे, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा था तो हम उसे एनारोबिक कह रहे थे। और एरोबिक की प्रोसेस में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे थे वो कौन से थे, तो जो एरोबिक प्रोसेस थी उसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में जो प्रोडक्ट मिल रहे थे हमें, वो थे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। और एनारोबिक प्रोसेस के अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे थे वो अकॉर्डिंग टू सेल मिल रहे थे, कि वो जिस सेल के अंदर हो रहा था उसके अंदर, जैसे हम ईस्ट की बात कर रहे थे तो वो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही थी तो उसे हमें क्या मिल रहा था, हमें इथेनॉल मिल रहा था। अगर हम कह रहे थे कि ह्यूमन बीइंग्स में भी क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, कहाँ होता है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बीइंग्स में जो एनारोबिक प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा था, हमारी RBC में और हमारी मसल सेल्स में। अगर वो एनारोबिक प्रोसेस हमारी मसल सेल्स में हो रहा था तो वहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड, ठीक है। हो तो क्या रहा है, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, होना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो प्रोडक्ट कुछ और मिल रहे थे, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा था तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे थे वो कुछ और मिल रहे थे। तो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड 2 प्रोडक्ट जो हमें एनारोबिक में मिले थे। फिर हमने उसके बाद देखा था कि कहाँ साइट की जो एरोबिक है और एनारोबिक की साइट क्या थी, तो एरोबिक की साइट क्या थी, एरोबिक रेस्पिरेशन हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें एक ऑर्गेनेल्स चाहिए, वो कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो अगर आपके पास ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है तो बिल्कुल सही, वहां पे आपको टिक करना है। अगर आपसे ये बोला जाए कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, तो भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि हमने देखा था कि एरोबिक प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हम ग्लूकोज को किस में ब्रेक कर रहे थे, पायरुवेट में ब्रेक कर रहे थे। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होनी थी वो कहाँ हो रही थी, हमारे साइटोप्लाज्म में। बाकी की फर्दर जो आगे की रिएक्शन थी कि एसिटाइल कोएंजाइम से मिलना, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो एनर्जी में मिल रही थी वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में थी। तो दोनों ऑप्शन ही सही हैं। और एनारोबिक की क्या है, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो ये दो रेस्पिरेशन हमने देखी थी कि रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग दो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम एग्जांपल ले रहे थे तो ईस्ट सेल हो गई हमारा ह्यूमन की RBC या मसल सेल्स हो गई, या फिर बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रेस्पिरेशन शो करते हैं, एनारोबिक करते हैं। बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया से होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं, कुछ एरोबिक होते हैं। तो जैसे हमारे मिथेनोजन्स हैं, ठीक है, जो हमें हमारा जो हम कहते हैं ना, हमारा जो कचरा होता है उसको हम रिसाइकल करते हैं, तो उसमें जो भी हमारे बैक्टीरिया काम आ रहे होते हैं वो कैसे हैं, एनारोबिक से। तो ये हो गए हमारे एनारोबिक की बात हो गई। फिर हमने देखा था आगे जाके कि इसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, हर कोई ऑर्गेनिज्म चाहे वर्टिब्रेट हो चाहे इनवर्टिब्रेट हो, वो रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन की एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती है, ठीक है, 24 आवर इंटू 7 जो एक प्रोसेस है हमारी कंटिन्यू चलती है। हम सोते हैं तब भी करते हैं, हम जगते हैं तब भी करते हैं, हम चलते हैं तब भी करते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जो कि 24 आवर इंटू 7 चलती है, ठीक है, वो हर ऑर्गेनिजम्स में है। लेकिन उस रेस्पिरेशन को करने के लिए, ठीक है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है या रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन है, हमारा बहुत लार्ज है, हम बहुत डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो हम क्या है, एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो वो कौन सी थी डेवलप्ड स्ट्रक्चर, तो वो थी हमारे लंग्स,
ठीक है। वैसे ही कॉकरोचेस हो गए जो कि थोड़े से डेवलप नहीं है, जैसे कॉकरोचेस वगैरह में हमने देखा ट्रैकियल ट्यूब होती है। कोई ऑर्गेनिज्म जो कि स्किन से ही क्या कर लेते हैं, अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हमने देखे थे कि जो कि क्या कर रहे थे, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे थे। फिर उसके बाद हम देखा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं, हम ह्यूमन का पढ़ने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें पहले तो पता है कि हमें ब्रीदिंग पढ़नी है, कि एयर लेना है, क्योंकि एयर लेंगे तभी ऑक्सीजन आएगी और ये ऑक्सीजन ही जाएगी हमारे किसके लिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, तो हम वो ट्रैक पढ़ रहे थे कि कहाँ से एयर आती है, कहाँ कहाँ गुजरती है, कहाँ कहाँ जाती है, और फिर कौन सा एक ऐसा एरिया है जहाँ से उस एयर में से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है, किस प्रोसेस के लिए, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे तो हम कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हम देख रहे थे कि कैसे एयर आई, कौन से पार्ट से आई, कौन से पार्ट से एयर गुजरी, और कौन सा वो पार्ट होगा जहां से उस एयर में से क्या निकाल ली जाएगी, ऑक्सीजन निकाल ली जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना, नोज पहले से ही देख लेती है इस एयर के अंदर ऑक्सीजन है, इसको इनहेल कर लो, बाकी की और जो गैसेज है उनको बाहर छोड़ दो। ऐसा नहीं होता, हर तरीके की एयर हमारे अंदर आती है, फिर वो एक पार्ट में जाती है जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट या लंग्स की यूनिट, जहाँ पे क्या होना है, जहाँ पे होना है ऑक्सीजन को लेना है और CO2 को वहां से बाहर निकाल देना है। तो कौन सी ट्रैक से गुजरेगी और वो कौन सा एरिया होगा जहां से हम उस एयर में से क्या निकाल लेंगे, हमारी ऑक्सीजन निकाल लेंगे, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगी, मूव करेगी। तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्टार्ट कर रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे कैसे एयर क्या कर रही है, गुजर रही है। तो एयर कहाँ से गुजरी थी, तो एयर हमने देखा था कि सबसे पहले एयर कहाँ से आई थी, सबसे पहले एयर आई थी हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में, ठीक है। कहाँ थी हमारे एयर, हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में। और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल का जब हमने डायग्राम बनाया था तो कैसे बनाया था हमने डायग्राम, तो जब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो कि हमें दिखते भी है, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कौन से होते हैं, जो हमें दिखते भी है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे, ठीक है, जो हमारी नोज का स्ट्रक्चर है ऐसा वाला, ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। और कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, दो होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे तो हमने क्या देखा था, उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा था नेजल पास, ठीक है, जो नेजल पास है, नेजल का रास्ता है, नेजल पाथ कहेंगे या पासेस कहेंगे, मतलब जहाँ से पूरा का पूरा नेजल क्या है, नेजल का पूरा रास्ता है, मतलब इस नाक वाले एरिया को हमने क्या कहा था, नेजल पासेस। तो वो कौन सा एरिया था, तो वो ये वाला एरिया, ठीक है। हम दिखा ये हमारे नॉस्ट्रल, फिर हमारा माउथ वाला पार्ट आ रहा था, ठीक है। तो ये वाला तो माउथ, जो माउथ के ऊपर वाला पार्ट था वो तो हमारा पैलेट था, जिसे हम टच करके भी देख सकते हैं। टंग को अगर आप ऊपर की तरफ टच करेंगे तो आपको एक हार्ड सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, तो वो था हमारा पैलेट। फिर उसके बाद हमारा पैलेट के ऊपर से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा नेजल पासेस या नेजल पाथ शुरू हो जाता है। तो इस एरिया को हमने क्या कहा था, इस वाले एरिया को हमने कहा था नेजल पास या फिर नेजल पाथ। नेजल पाथ, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने देखा था कि इस नेजल पाथ में, इस पूरे नेजल के रास्ते पे 3 चैम्बर्स हमने देखे थे, ठीक है। कौन कौन से चैम्बर्स देखे थे हमने, 3 चैम्बर हमने देखे थे, जिसे कंप्लीटली हम नेजल चैम्बर कहते हैं, ठीक है। ये जो पाथ है पूरा वो 3 चैम्बर में डिवाइडेड था। एक तो था हमारा विसरल चैम्बर, ठीक है, फिर दूसरा था हमारा रेस्पिरेटरी चैम्बर और तीसरा था हमारा ऑल्फैक्टरी चैम्बर। जो विसरल चैम्बर था उसका काम मैंने आपको बताया था फिल्टरेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेयरी पार्ट है, जो हमारे हेयर जो हमें नोज में दिखते हैं वो वाला पार्ट कौन सा, हमारा विसरल पार्ट है। यहाँ पे क्या है, हेयर और म्यूकस, और इनका काम था फिल्ट्रेशन का। अगर हम एयर ले रहे हैं हमारे अंदर तो हम एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो ये हेयर एज अ ब्रश लाइक काम करते हैं, जिसे ब्रश से हम अपने सामानों के ऊपर से धूल झाड़ देते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, इस एयर में से धूल को झाड़ने का काम कौन करते हैं, ये हेयर, ठीक है। फिर दूसरा हमने कहा था कि इस पार्ट में हमें म्यूकस भी मिलता है। म्यूकस का काम भी क्या है, फिल्टरेशन का ही काम है। कोई भी डस्ट पार्टिकल आया तो जो म्यूकस है वो कैसा है, बहुत ही चिपचिपा सा पदार्थ है। उस चिपचिपे पदार्थ से जो डस्ट पार्टिकल है वो अटैच हो जाते हैं। बाकी एयर जो होती है, जो क्लीन एयर होती है, वो हमारे अंदर चली जाती है। तो ये था हमारा पहला चैम्बर विसरल। दूसरा था हमारा रेस्पिरेटरी चैम्बर।
तो रेस्पिरेटरी चैम्बर का भी मैंने आपको क्या वर्क बताया था, तो मैंने कल बताया था कि जो रेस्पिरेटरी चैम्बर होता है वो एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। तो हमारे घर में या हमारे ऑफिस में जो एयर कंडीशनर या एसी हम जिसे कहते हैं, वो क्या काम करता है, वो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब मई जून का टाइम आएगा तब टेम्परेचर 45 तक पहुंच जाता है, 44 तक पहुंच जाता है राजस्थान में, और कई जगह तो 50 तक पहुंच जाता है। तो बाहर बहुत ही तेज क्या हो जाता है, गर्म माहौल, और वो वाला टेम्परेचर हमारी बॉडी नहीं सहन कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मेंटेन रहता है। उसको हम मेंटेन करने के लिए अपने घर में क्या लगाते हैं, एसी, कूलर, ठीक है, जो कि क्या करें, वहाँ का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ बाहर के टेम्परेचर को क्या करें, मेंटेन रखें। तो ये जो रेस्पिरेटरी चैम्बर था आपका, नेजल चैम्बर का पार्ट, वो भी क्या कर रहा था, टेम्परेचर मेंटेन कैसे कर रहा था कि जब हम एयर लेते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं ना कि हम एकदम नॉर्मल एयर ही लेते हैं, कभी हम एसी में बैठते हैं तो एकदम कूल एयर, एकदम ठंडी एयर लेते हैं। तो ये जो ठंडी एयर है वो क्या कर सकती है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को खराब कर सकती है, ठीक है। वैसे ही हम कभी गर्मियों के मौसम में बाहर निकलते हैं तो बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं, तो उन गर्म हवाओं को भी हम क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं। तो वो बहुत तेज गर्म हवा भी क्या कर सकती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक या जो हमारे मेन है एल्वियोलाई, जो कि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कर सकती है, खराब कर सकती है, ठीक है। तो उसको एयर को मेंटेन करने का काम, ताकि हम जब इनहेल करें, जब उस ठंडी हवा को हम ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर तक आ जाए, ठीक है। और जो या फिर हम गर्म हवा ले रहे हैं, उस गर्म हवा को वापस से अपनी बॉडी, हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस तक हम आ जाए, उसका काम कौन करता है, ये रेस्पिरेटरी चैम्बर करता है। तो मैंने बताया था कि इसमें जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है, इसमें दो चीजें बहुत एक्सेस में होती है। एक तो म्यूकस बहुत ज्यादा रिलीज होता है और एक ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर वार्म एयर ले रहे हैं हम, ठीक है, वार्म एयर ले रहे हैं हम, तो क्या रिलीज होगा, अगर वार्म एयर ले रहे हैं उसे अगर नॉर्मल एयर में कन्वर्ट करना है तो क्या रिलीज होगा, म्यूकस ज्यादा रिलीज होगा। उस म्यूकस में क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। अब उस वाटर को हम म्यूकस ज्यादा आ रहा है, अब उसे हटाना भी तो है, तो उस म्यूकस में से जो वाटर है उसको हम इवेपोरेट करेंगे, ठीक है, उस पे से पानी को उड़ाएंगे, क्योंकि म्यूकस चिपचिपा है। चिपचिपा कोई चीज कैसी, उसमें कुछ कंटेंट पानी का भी है, तो उस म्यूकस में से उस पानी को उड़ाने के लिए जो हम हीट लेंगे वो कहाँ से ले लेंगे, हम हमारी वार्म एयर से। तो जो वार्म एयर हमने ली थी, तो उस पर क्या हुआ, उस चैम्बर में म्यूकस बहुत ज्यादा रिलीज हुआ। उस म्यूकस में से पानी को हटाने के लिए वो हीट हमने कहाँ से ली, वो हमने हमारे वार्म एयर से ली। तो वार्म एयर की हीट कहाँ चली गई, हमारे म्यूकस के पानी को इवेपोरेट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो एयर थी, जो वार्म थी, अब कैसी हो गई, कूल डाउन, मतलब कूल डाउन नहीं, नॉर्मल हो गई, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ गई। अब उसको आसानी से हम ट्रैकिया से हमारे लंग्स, और लंग्स के अंदर जो हमारी एल्वियोलाई है वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो डायरेक्ट वार्म एयर हमारे अंदर नहीं गई। वही हाल किसका है, हमारे कोल्ड एयर के साथ है, कि हम बहुत ज्यादा कूल एयर भी नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे ही हम कूल एयर लेते हैं या ठंडी हवा लेते हैं, वो भी हमारे एल्वियोलाई को जाएगी, उसको रप्चर कर सकती है। तो अब इस कूल एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक कैसे लाया जाए, ठीक है। तो कैसे लाएंगे हम इस कूल एयर को, तो उस टाइम जब कूल एयर हम लेंगे या कोल्ड एयर हम लेंगे, उस टाइम हमारी ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब ब्लड ज्यादा सप्लाई करता है, ठीक है, जब ब्लड ज्यादा मूव करता है, जब ब्लड ज्यादा घूम रहा होता है, तब एक हीट निकलती है। और नॉर्मल मैंने ये भी बताया था कि कहते हैं ना, इसका खून गर्म है, ठीक है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से लाल हो जाता है। तो जब भी ब्लड मूव करता है तो एक हीट निकलती है। तो जहाँ अगर कोल्ड एयर ली है और ब्लड सप्लाई ज्यादा हो गया है, तो वो हीट निकल रही है, तो वो हीट हमारे ब्लड को क्या करने के का, वो हीट हमारे ब्लड को, हमारे एयर जो हमने कोल्ड एयर ली है उसको नॉर्मल करने के काम आती है। तो जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है उसमें म्यूकस और हमारा जो ब्लड सप्लाई है, वो दोनों ही क्या काम करते हैं, हमारे जो एयर हम ले रहे हैं उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आ रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा था, जो तीसरा था, थर्ड नंबर का जो पार्ट था, जिसे हमने ऑल्फैक्टरी कहा था, ठीक है। जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर है वो क्या है, हमारी नोज का सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, जो हमें सेंस करवाता है, सेंस या हमें कुछ चीज फील कराता है। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जिनसे हमें कुछ फीलिंग है, जो हमें फील करवाते हैं, ठीक है। जैसे टंग हमें टेस्ट का फील कराती है, ठीक है, आंखें हमें दिखाती हैं अच्छा या बुरा,
हमें पता चल जाता है आंखों से कि अच्छी चीज है कि हमारे काम की है, ये बुरी चीज है हमारे नहीं काम की है। वैसे ही नोज हमें क्या कराती है, स्मेल का सेंस करवाती है कि ये अच्छी है, इससे खुशबू आ रही है तो हम ले लेते हैं, या इसमें से कुछ बदबू आ रही है तो हम उसे छोड़ देते हैं। तो जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर है वो उसका काम क्या था, सेंस करवाना स्मेल का, ठीक है। बाकी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बल्जेस लाइक स्ट्रक्चर भी होती है रेस्पिरेटरी चैम्बर और ऑल्फैक्टरी चैम्बर में। ये जो बल्ज, ठीक है, बल्ज मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है, जिसे हमने कॉन्का कहा था, इसका क्या रोल था, सिर्फ एक सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हमें स्मेल जो हम कर रहे हैं, ठीक है, देखा आपको किसी किसी लोगों को बहुत अच्छे से स्मेल आ जाती है जल्दी से, दूर से हमें देखा हमने कहीं हमारे पड़ोस में खाना बन रहा होता है अच्छा, तो हमें खुशबू पड़ोस के घर से अपने घर में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो चैम्बर है ये फोल्डेड है, ठीक है, इस पे एरिया ज्यादा है। ये जो सेंस का जो चैम्बर है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ये फोल्डेड है तो एक एरिया ज्यादा है उस रीजन का जो कि हमें स्मेल करवाता है। और रेस्पिरेटरी चैम्बर का भी यही रोल है कि ज्यादा जो एयर हम ले रहे हैं उसको जल्दी जल्दी क्या करना, हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आना, ठीक है। तो ये 3 हमने चैम्बर पढ़े थे, जिसे हमने इस नेजल पाथ में 3 चैम्बर पढ़े थे, जिसे हमने नेजल चैम्बर भी कहा था। फिर नेक्स्ट जब हम गए थे, फिर हमने देखा था फेरिंग्स वाला पार्ट देखा था, फिर हमने ग्लॉटिस कहा था। किसको कहा था हमने, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो विंड पाइप है उसको हमने क्या कहा था, ग्लॉटिस कहा था। फिर हमने लैरिंग्स देखा था, मैं भी फिर से दिखाऊंगी। फिर बात आई थी ट्रैकिया की, ठीक है। फेरिंग्स और ग्लॉटिस का हमने कल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखा था। हमने कहा था कि फेरिंग्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक कीप लाइक पार्ट है जहाँ पे फूड और हवा दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके कहाँ जाएंगी, हमारे ट्रैकिया और हमारे ईसोफेगस में जाएंगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि अब हमारा जो मेन पार्ट है वो क्या था, हमारा जो मेन पार्ट देखा था वो था हमारा ट्रैकिया, ठीक है। अब देखो ट्रैकिया की स्ट्रक्चर कैसे दिखती है। तो ट्रैकिया मैंने आपको क्या बताया, ट्रैकिया मैंने बताया था एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। क्या बताई थी मैंने आपको, ट्रैकिया जो है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या थी, ट्रैकिया थी, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि ऐसे सी शेप रिंग होती है, और ये किसकी होती है, ये सी शेप क्या है, ये रिंग है, ये ट्रैकिया है हमारा ट्रैकिया। इसको मैं एक बार अच्छे से बनाती हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारा पार्ट, ये है हमारा पार्ट ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रैकिया क्या है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। और कौन सा पाइप है, ये विंड पाइप, क्योंकि एयर को लेगा इसलिए हमने से वो क्या कहा है, विंड पाइप। और इसकी एंट्री को या इसके उसको क्या कहते हैं हम, एंट्री पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। इस ट्रैकिया के अंदर मैंने एक चीज और बताई थी कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या थी इसकी जो मेम्ब्रेन थी, इस ट्रैकिया की मेम्ब्रेन कैसी थी, स्यूडो, याद रखने की चीज है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, सीलिया भी होती है, सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। स्यूडो का मैंने बताया था कि स्यूडो मतलब जो झूठी, हमें दिखती ऐसी है और होती कुछ और है। अगर मैंने बताया था कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा नीचे होता है, तो कोई सेल जो, अगर जैसे ये सेल है, एक सेल है, इसका न्यूक्लियस कहाँ हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी नीचे एक सेल होगी तो उसका न्यूक्लियस हमें नीचे दिखाई देगा। तो अगर हम इसे स्टेन करते हैं, ठीक है, स्टेनिंग मतलब कलर करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सिंगल सेल नहीं है, सिंगल लेयर नहीं है, तो कैसी है, मल्टीपल मतलब डबल लेयर के अंदर है, क्योंकि ऊपर नीचे हमें दिखाई देती हैं ऐसी, इसलिए हम कहते हैं झूठा, हमें झूठी दिखाई देती है। होती तो सिंगल में है, लेकिन न्यूक्लियस नीचे होने की वजह से इनका जो अरेंजमेंट है हमें दिखता है कि ये एक के ऊपर एक डबल लेयर अरेंज्ड है। सिलिएटेड का मतलब क्या था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी। और इन हेयर का भी काम क्या है, अगर नेजल पाथ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई डस्ट पार्टिकल आ भी गया है अंदर, ठीक है, अंदर आ भी चुका है, तो यहाँ से भी उसे क्या कर दिया जाएगा, रिमूव। ये जो सीलिया है ऐसे बाहर की तरफ क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो बाहर की तरफ मूव करती रहेंगी, तो जो डस्ट पार्टिकल आएगा उसे वापस क्या कर देंगी, बाहर भेज देंगी। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स क्या करेंगी, सिक्रीशन। इनका क्या काम होगा, ग्लैंड्स का काम होगा सिक्रीशन। और सिक्रीशन किसका करती हैं, ये म्यूकस का। और म्यूकस का काम भी क्या है,
कि कोई बैक्टीरिया या कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, उसको वहीं की वहीं रोक लेना, ठीक है, ताकि शरीर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाए ना। देखो तो अच्छा है ना, हमारी बॉडी पार्ट कितनी अच्छी है कि हद तक कोशिश करती है कि क्या हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना चला जाए, ठीक है, कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल ना चला जाए। इसी वजह से ही तो हम हमारी लाइफ साइकिल आराम से जी लेते हैं। वरना क्या हो, अगर इनमें ये चीजें ना रखी जाएं, अगर यहाँ पे सीलिया ना रखा गया होता, यहाँ पे म्यूकस ना रखा गया होता, तो हम सांस लेते, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर जाता और हमें बीमार कर देता। ऐसा नहीं होता ना कि हम हर महीने में या कभी मंथ में एक बार या साल में एक दो बार बीमार होना नॉर्मल बात है, क्योंकि है ना, लेकिन हर रोज बीमार होना तो बहुत बड़ी बात है। क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी को डिजाइन ही ऐसा किया गया है। कितना अच्छा डिजाइन किया गया है कि पहले नोज पे रोक लिया जाएगा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल को जो कि हमें खराब करे, फिर उसके बाद अगर वो गलती से अंदर चले भी गए तो वहां पे ट्रैकिया रोक लेगा। इसलिए हम बहुत कम बीमार होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की डिजाइन भी कैसी है, बहुत ही अच्छी से डिजाइन की गई है। तो इस ट्रैकिया में मैंने आपको बताया था कि सी शेप्ड रिंग होती है, ठीक है, सी शेप्ड रिंग, सी शेप। और इसका क्या काम बताया था मैंने, सी शेप्ड रिंग का, इस सी शेप्ड रिंग का काम बताया था मैंने कोलैप्स। ट्यूब है, पाइप है, स्ट्रॉ को अगर आप कभी यूं पिचकाएंगे तो पिचक भी जाता है, ठीक है, तो ये पिचक ना जाए, क्योंकि अगर स्ट्रॉ पिचक गया तो कोई बात नहीं, अगर ये पाइप पिचक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसको पिचकने से हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो कोलैप्स होने से बचाती है, कोलैप्सिंग से, ठीक है। और ये किसकी बनी है? कार्टिलेज की। किसकी बनी है? कार्टिलेज की बनी है। और कौन सा? हिलाइन कार्टिलेज, ठीक है, जो कार्टिलेज हमारी नोज में या हमारे ईयर में होता है ना, उस कार्टिलेज की बनी है। हाईलाइन जो कार्टिलेज है उसकी बनी होती है, ठीक है। सी शेप्ड का मतलब है कि सी मतलब कैसा होता है, सी ऐसा होता है आधा, मतलब इसको आधे की, पीछे तो क्या है हमारे, देखो पीछे जो स्ट्रक्चर है, पीछे हमारे फूड पाइप है, फिर उसके बाद बोन है, उसके बाद या फिर ये जो पाइप है ये थोरेसिक कैविटी से जुड़ा हुआ है, तो पीछे से तो इसे सपोर्ट है ना, पीछे से तो ये अटैच है, पीछे इसके फूड पाइप भी है, फिर हमारी बोन मैरो भी है, लेकिन आगे से इसको कोई सपोर्ट नहीं है। इसको सपोर्ट देने के लिए क्या है, सी शेप जो होती है हाफ रिंग होती है, ठीक है। ये जो कार्टिलेज की कैसी होती है, हाफ रिंग, ताकि इन्हें आगे से सपोर्ट मिले, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि पहले विंड पाइप है, फिर जाके हमारा क्या है, फूड पाइप है। तो कैसी होती है सी शेप, मतलब हाफ रिंग, कोलैप्सिंग से बचाती है, और किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। और जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ट्रैकियल मेम्ब्रेन है वो किस एपिथेलियम की बनी हुई है, तो याद होना चाहिए सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं आपको अगर उसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा, अगर देखें हम कि ट्रैकिया की स्ट्रक्चर कि कैसे कंप्लीट होता है ट्रैकिया, तो ये देखो, ये है हमारा जो लैरिंग्स से लेकर, ठीक है, लैरिंग्स से लेकर पूरा ट्रैकिया वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, ट्रैकिया मतलब वायुनलिका या विंड पाइप। इसकी जो स्टार्टिंग थी मैंने बताया था, उसकी स्टार्टिंग पे क्या होता है, हमारा जो लैरिंग्स है या फिर हमारा जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, क्या है ये हमारा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट क्या है हमारा, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। ये क्या है, लैरिंग्स है या फिर वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, या फिर हम इसे क्या कह रहे थे, वॉइस बॉक्स कह रहे थे, ठीक। और उसमें मैंने कहा था कि एक उभार सा भी दिखाई देता है, ठीक है, उस उभार को हम एडम एप्पल कह रहे थे, जो कि किसमें मिल रहा था, मेल में। जो लैरिंग्स है वो 3 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा, कौन सा है, एक तो हमारा है थायराइड कार्टिलेज, फर्स्ट ये लैरिंग्स का पार्ट है, ठीक है, यहाँ लिख रही हूं मैं, जो लैरिंग्स है कार्टिलेज से बना है, लैरिंग्स, ठीक है, और 3 कार्टिलेज से मिलकर बना है। पहला है हमारा थायराइड, फिर है हमारा दूसरा हमारा क्रिकॉइड, ठीक है, और एक जो कार्टिलेज होता है, थायराइड वाला कार्टिलेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्रिकॉइड वाला भी, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, क्रिकॉइड वाला, और ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ऊपर से लेकर नीचे तक वाला, ये थायराइड वाला पार्ट है, ठीक है। कार्टिलेज उपास्थि जिसे हम कहते हैं, उनसे मिलकर बना है हमारा लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। एक जो होता है वो बैक साइड में होता है, ठीक है, एक जो पार्ट होता है वो हमारे बैक साइड में होता है, जिसे हम कहते हैं एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। तो जो लैरिंग्स है वो 3 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, थायराइड कार्टिलेज,
क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड, जो कि बैक साइड में होता है, वो दिखता नहीं है, पीछे के साइड में। हम इस डायग्राम के अगर पीछे देखेंगे तो वहां पे हमें कौन सा मिलेगा, हमारा एरिटिनॉइड कार्टिलेज मिल दिखेगा। ठीक है, फिर देखो अब ये जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है, ये हमारा ट्रैकिया है। ठीक है, और ये सब किससे बने हुए हैं, उपास्थि से बने हुए हैं। जो उपास्थि अस्थि जो होती है, बोन होती है, वो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये जो कार्टिलेज होता है थोड़ी सी स्लाइटली सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो ट्यूब है वो कंटिन्यू हो रही है, और जैसे ही कंटिन्यू होके जब देखेंगे आगे जाके क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है। और ये कहाँ जा रही है डिवाइड होकर, ये जा रही है अपने अपने लंग्स में। ठीक है, राइट वाली राइट लंग्स में जाएगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स में जाएगी। तो यहाँ तक तो हम इसे क्या कह रहे थे, यहाँ तक तो हम इसे कह रहे थे, हम इसको कह रहे थे ट्रैकिया। ठीक है, और जैसे ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये जैसे ही डिवाइड होगी, अब हम इसको क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ये सुपीरियर क्या है, ये मिडिल क्या है, या फिर इंफीरियर क्या है, ये हम लंग्स में देखेंगे। अगर ये जो सुपीरियर या मिडिल हम जो दे रहे हैं वो नाम, वो किसके थ्रू दे रहे हैं, जो लंग्स है, जो हमारा राइट लंग्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो हमारा लेफ्ट लंग है, देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ लंग्स का। ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ये हमारा ट्रैकिया हो गया। अभी आगे जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक होगा हमारे लेफ्ट लंग में और एक होगा हमारे राइट लंग में। ठीक है, जो राइट लंग्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है सुपीरियर, ठीक है, मिडल, ये मिडल हो गया, और ये हो गया हमारा इन्फीरियर। ठीक है, और जो लेफ्ट है वो सिर्फ 2 में ही है, एक सुपीरियर हो गया और एक इन्फीरियर हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, नाम दे रखा है। तो जैसे ही हमारा ट्रैकिया डिवाइड हुआ फर्स्ट पे, अब हम उसको क्या कहेंगे, ब्रोंकस कहेंगे। तो फर्स्ट डिवीजन, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, तो हम अब क्या उसको क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, अगर डिवीजन प्राइम फर्स्ट होगा तब उसे क्या कहेंगे हम, ब्रोंकस। फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, पहला वाला सुपीरियर लोब में चला जाएगा, फिर दूसरा किस में चला जाएगा, हमारे मिडल लोब में चला जाएगा, और जो तीसरा होगा वो कहाँ चला जाएगा, हमारे इन्फीरियर लोब में चला जाएगा। तो हमारे सुपीरियर लोब में कितनी ब्रांच बनी, 1 2 3, कितनी ब्रांच गई हमारे सुपीरियर लोब में, 3 ब्रांच गई। ठीक है, और फिर हमारे इन्फीरियर लोब में कितनी गई, 1 2 3, B4 B5 B6, 3 ब्रांच। तो 3 ब्रांच हमारे मिडल में, और वैसे ही हमारे इन्फीरियर में कितनी जाती है, 3 ब्रांच। 3 ब्रांच कहाँ चली जाती है, हमारे इन्फीरियर में चली जाती हैं। तो टोटल कितनी ब्रांचेस जाती हैं हमारे राइट लोब में या राइट लंग्स में, हमारे ब्रोंकस की हमारे जाती है टोटल 9 ब्रांचेस। वही हम लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे कितनी जाएंगी, तो यहाँ पे 2 ही लोब से, ठीक है, सुपीरियर लोब में B1 B2 चली जाएंगी, और सेकंड और जो हमारा मिडिल लोब है, ठीक है, तो उसमें कौन चल जाएंगे, B4 B5 B6, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लोब मिक्स है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल लोब मिक्स है। ठीक है, तो राइट लोब में कितनी गई ब्रांचेस, टोटल कितनी गई, 9, और हमारे जो लेफ्ट है लंग्स उसमें कितनी चली गई, टोटल 6 गई। फर्स्ट 3 तो गई हमारे सुपीरियर में, और 3 कहाँ चली गई, हमारा जो इन्फीरियर वाला पार्ट है उसमें। तो ब्रोंकस कह दिया। फर्दर ये डिवाइड होंगे, ठीक है, जब भी प्राइमरी डिवीजन के बाद जब फर्दर डिवाइड होंगे तब हम इनको क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, फिर ये ब्रोंकियोल्स जो सेकंड डिवीजन है उसके बाद टर्शरी में जाते हैं। टर्शरी के बाद ये किस में खुलते हैं, एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर या फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर हम कहाँ देखेंगे, जब हम लंग्स में देखेंगे। ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही है, ठीक है, ये कहाँ, ये आपको अगर ग्रेप्स लाइक या गोल गोल बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है तो ये किस में ओपन हो जाते हैं, एल्वियोलाई के अंदर। इसका एक रफ डायग्राम हम खुद बना के देखते हैं कि ये एक्चुअल दिखते कैसे हैं। देखो ये ट्रैकिया था हमारा, अब ये ट्रैकिया पहले तो सीधा का सीधा स्ट्रेट पाइप की तरह आ रहा है, तब हम इसे क्या कह रहे हैं, ट्रैकिया। ठीक है, फिर ये एक इनमें होगा प्राइमरी डिवीजन। ठीक है, ये जो डिवीजन हुआ है कौन सा हुआ है, हमारा फर्स्ट डिवीजन हुआ है या प्राइमरी डिवीजन हुआ है। अब इस प्राइमरी डिवीजन को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, क्या कहेंगे, ब्रोंकस। अब इस ट्रैकिया को ट्रैकिया ना कह के क्या कहेंगे, ब्रोंकस कहेंगे। एक लेफ्ट में चला जाएगा और एक राइट में चला जाएगा। अब ये ब्रोंकस, इसमें फर्दर क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। तो ये जो डिवाइडेशन है ये कौन सा है, सेकेंडरी डिवीजन। ठीक है, कौन सा है ये, सेकेंडरी डिवीजन। अब यहाँ पे हम इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। क्या कहने वाले हैं इसको हम, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स।
ब्रोंकियोल्स। फिर अगर ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर फर्दर अगर डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे क्या कह देंगे हम, टर्शरी डिवीजन, और क्या कहेंगे, टर्शरी ब्रोंकियोल्स। ऐसे ही ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड होती जाती है और लास्ट में जब ओपन होती है तो किस में होती है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है। ठीक है, ऐसी गोल ग्रेप्स, जिन्हें हम ग्रेप्स भी कहते हैं, जो ग्रेप्स का बंच, जिसे ग्रेप्स का बंच आपने देखा है कभी कि कैसे होता है, एक अपनी उनसे लगा होता है, अपनी डंडियों से लगा होता है, खूब सारे ग्रेप्स पे लटके होते हैं। सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है। ठीक है, ये क्या है हमारी ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें कह रहे हैं हम एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, और ये जो एल्वियोलाई है यही मेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अभी तक तो जो पार्ट आ रहा था वो तो सिर्फ एयर को लेकर आ रहा था, वो भी कैसी, फ्रेश एयर को। हर जगह फिल्ट्रेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, हमारे पास सीलिया थे, हमारे पास म्यूकस था। लेकिन जो मेन है, अब इस एयर का करना क्या है, जो अंदर आ गई, इस एयर में से हमें ऑक्सीजन तो लेनी है, और जब इस एयर को बाहर निकालेंगे तब हम इसके साथ क्या निकालनी है, हमें हमारी CO2 निकालनी है। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन है वो कहाँ होता है, हमारा एल्वियोलाई में। इस वजह से इस एल्वियोलाई को और क्या कहते हैं हम, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। तो याद रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपकी लंग्स की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, हमारे एल्वियोलाई है। फंक्शनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एयर आई है। फंक्शन क्या है इस एयर का, इस एयर में से हमें निकालनी है ऑक्सीजन, और डालना क्या है, CO2 डालनी है बाहर की साइड। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ हो रहा है, फंक्शन कहाँ हो रहा है, इस एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन की फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन हमें कैसे कर पाएंगे, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर पाएंगे। जो ग्लूकोज है वो किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा। तो ऑक्सीजन को लेने का, ऑक्सीजन को ब्लड में डालने का काम कौन कर रही है, ये एल्वियोलाई कर रही है। इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं हम, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स और फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक रॉ डायग्राम था जिसे मैंने समझाया, और जो उसका डायग्राम है जो जिसमें डिटेल स्ट्रक्चर दे रखी है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो ट्रैकिया है इसमें क्या है, ट्रैकिया में क्या है, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, सीलिया है और म्यूकस दोनों मिलता है। सीलिया और म्यूकस, देखो ये जो दिखा रखा है मैं, म्यूकोसा ऑफ पोस्टीरियर ट्रैकियम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, म्यूकोसा वॉल है। ये वॉल्व क्या काम करती है, म्यूकस रिलीज करेगी, और म्यूकस से क्या होगा, कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलेगा जो कि माइक्रो एयर से डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चिपकाने का काम कर लेगा। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, लिगामेंट्स है, डिफरेंट क्योंकि पूरी की पूरी कार्टिलेज है तो कुछ लिगामेंट से भी बनी होंगी। ठीक है, फिर आगे राइट सुपीरियर लोब, मैंने बताया कि लंग्स के 3 लोब है, मिडिल लोब, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा हमारा इंफीरियर लोब। तो 9 ब्रांच, टोटल 9 ब्रांच तो कहाँ जाती है, हमारे राइट में, और टोटल 6 ब्रांच कहाँ जाती है, हमारे लेफ्ट लंग में जाती है। समझ में आई ये वाली बात। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोब मिलते हैं, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला। लेफ्ट और राइट हम इसे लंग्स के अंदर एंट्री के कारण कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई पूरी एक लंग्स की स्ट्रक्चर। और ये क्या है, हमारे प्राइमरी जो ब्रोंकी जिसे कह रहे थे। ठीक है, फर्स्ट जो डिवीजन हो रहा था उसको, तो और जब ये ट्रैकिया जब डिवाइड हो रहा था तब हम इसे क्या कह रहे थे, राइट एंड लेफ्ट मेन या प्राइमरी ब्रोंकी। तो फर्स्ट डिवीजन से अगर यहाँ पे बताऊं तो कि फर्स्ट डिवीजन हुआ किसमें हुआ, फर्स्ट डिवीजन ट्रैकिया में हुआ। तो क्या बना हमारे पास, हमें क्या मिला, हमें मिला प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट डिवीजन इन ट्रैकिया तो क्या बोलेंगे हम, ब्रोंकी या प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, जब सेकंड डिवीजन होगा तब हम इन्हें क्या कहेंगे, सेकंड डिवीजन होगा किसमें होगा, ब्रोंकी में। सेकंड डिवीजन होगा ब्रोंकी में, तब हम इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे अब इसे ब्रोंकस। क्या कहेंगे इसे हम, ब्रोंकस। ठीक है, तो सेकंड डिवीजन इन ब्रोंकी तो क्या कहलाएगा, अब ब्रोंकस। जब वो फर्दर डिवाइड होंगे, एक बार डिवाइड हुए फिर फर्दर डिवाइड होंगे तो क्या कहलाएंगे, हमारे ब्रोंकस। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फिर से डिवाइड होते हैं
तो हम उसे कहेंगे ब्रोंकियोल्स। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर में ओपन होंगे जिसे हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। ये सब किस स्ट्रक्चर में ओपन होंगे, यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसे हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। तो ये B1 B2 क्या है, इनकी ब्रांचेस को नाम दे रखे हैं कि ब्रांचेस 1, ब्रांचेस 2, ब्रांचेस 3, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे B1 B2। तो ये समझ में आया आपको ट्रैकिया का डायग्राम। हमने मेम्ब्रेन देख ली, क्या क्या होता है इसमें। देखो क्या रखा है, पहला है प्राइमरी ब्रोंकी, इसमें सिंपल हमने ब्रोंकी दे रखा है, सेकेंडरी ब्रोंकी अलग अलग जा रहे हैं, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होंगे, फिर एल्वियोलर डक्ट में या फिर एल्वियोलाई में ओपन हो जाएंगे। ये जो ब्रोंकी है या ब्रोंकियोल्स, ये क्या है, ट्रैकिया की ब्रांचेस ही हैं, ठीक है। फर्स्ट जब डिवाइड होंगी, सेकंड जब डिवाइड होंगी, या थर्ड जब डिवाइड होंगी, और जब लास्ट में खुल जाएंगी तब हम इसे क्या कह देंगे, हमारा किसमें हो जाएंगी, हमारी एल्वियोलर डक्ट में क्या हो जाएंगी, ये ओपन हो जाएंगे। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक डायग्राम, ठीक है। ये पूरा था आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके बाद एक लंग्स की स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि लंग्स कैसे दिखते हैं, क्या होता है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि एक्चुअल में ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है। तो लंग्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ट्रैकिया किसमें ओपन होता है, हमारे लंग्स में। तो लंग्स की हम देखें तो लंग्स क्या है, हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। लंग्स क्या है, हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर हम ट्रैकिया पढ़ते आ रहे हैं या लैरिंग्स या फेरिंग्स, आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है और ऑप्शन में आ जाए लैरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, नेजल पार्ट्स, तो अगर उसमें मेन आए क्वेश्चन में तो आपको किस पर टिक करना है, आपके लंग्स में, क्योंकि लंग्स ही नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। कैसे होते हैं, कलर क्या होता है, पिंक होता है, ठीक है। और इसकी स्टडी को अगर हम लंग्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्ल्यूमोनोलॉजी, प्ल्यूमोनोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, प्ल्यूमोनोलॉजी। जैसे हम लीवर की स्टडी को क्या कह रहे थे, हिपैटोलॉजी, क्योंकि लीवर को हम हिपैटोसाइट्स, उसकी सेल्स को ये कहते हैं, इस वजह से वहाँ पे हिपैटोलॉजी कह रहे थे। तो अगर हम किसकी लंग्स की स्टडी कहेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, प्ल्यूमोनोलॉजी, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जिससे लंग्स ढका हुआ होता है, उसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम, प्लूरा, ठीक है। क्या कहते हैं हम, प्लूरा या फुफ्फुस। इसका जो वजन है, जो वेट होता है हमारे लंग्स का, कितना है, 1.3 kg। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए प्ल्यूमोनोलॉजी क्या है, तो क्या है, स्टडी ऑफ लंग्स है। कैसे रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, और क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। अब कैसे दिखते हैं, वेट कितना है, 1.3 kg। अब कैसे दिखते हैं, देखो पेयर में होते हैं, सबको पता है 2 लंग्स है सबके पास, पेयर में होते हैं। अभी देखो ये ट्रैकिया क्या हुआ, डिवाइड हुआ, एक लंग में गया और दूसरा लंग्स में गया, ठीक है। जो राइट लंग होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। इसमें एक क्या होता है, एक थोड़ा सा आपको गैप दिखेगा लेफ्ट लंग में, तो वो क्या होता है, उस गैप को हम कहते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये देखो, ये थोड़ा सा आपको गैप सा दिख रहा होगा, तो ये जो गैप है वो क्या है, कार्डियक नॉच है। क्योंकि हमको पता है कि लेफ्ट साइड में क्या आना है, हमारा हार्ट आना है, ठीक है, हमारा हृदय आना है। तो उस वजह से जो लेफ्ट लंग होता है उसमें एक गड्ढा सा होता है जिसमें हमारा हार्ट फिट होता है, उस वजह से उस खड्डे वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं हम कार्डियक नॉच, ठीक है। इधर वाला क्या है हमारा लेफ्ट, इधर वाला है हमारा राइट लंग, और उधर वाला क्या है हमारा लेफ्ट लंग, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन जो मैंने बताई है, इसकी मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था, इसकी मेम्ब्रेन को हमने बोला था प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है ये हमारी प्लूरा मेम्ब्रेन, यहाँ मैं लिख देती हूँ इसका अलग से। ये ग्रीन वाली स्ट्रक्चर जो बताई है वो इसकी मेम्ब्रेन है, और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लूरा। और ये कैसी है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। देखो अगर यहाँ से दिख रही है तो आपको दिख रहा है एक लाइट सा ब्लू और एक डार्क सा ब्लू कलर, तो ये होती है डबल मेम्ब्रेन। देखो ये लिखा हुआ है प्लूरा, ये हमारी प्लूरा क्या है, हमारी लंग्स की मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होती है तो इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरा फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। काम क्या है इसका, प्लूरा फ्लूइड का काम है लुब्रिकेटिंग करना, दोनों मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट क्यों करते हैं हम, किसी चीज को चिकनाहट, ताकि वो खराब ना हो। मशीन में अगर हम कोई तेल डालते हैं तो वो लुब्रिकेट करना होता है ताकि वो जो मशीन है उसकी जो सतह है वो कैसी रहे, चिकनी रहे, खराब ना हो। तो यहाँ पे भी ये क्या है, लंग्स क्या है, मशीन ही तो है, ठीक है। हमारा क्या कर रही है, हमारे को इनहेल करवा रही है, एक्सहेल करवा रही है, ऑक्सीजन ले रही है, तो काम ही तो कर रही है, एक मशीन है। उसको लुब्रिकेट करने का काम कौन करते हैं, इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है प्लूरा फ्लूइड होता है। दूसरा क्या होता है, अगर आप देखोगे जो लंग्स है हमारे, ठीक है,
वो हमारी थोरेसिक कैविटी से अटैच होता है। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो आप खुद फील करोगे कि जब आप सांस लोगे तो आपके जो कुछ बॉडी पार्ट है वो थोड़े अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है, और आपके जब आप एक्सेल करते हो या एयर बाहर निकालते हो तो आप खुद फील करोगे कि अंदर के जो बॉडी पार्ट है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं या लंग्स हमारे ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है ऊपर या नीचे का जो मूवमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, ये मेम्ब्रेन कहीं खराब ना हो जाए। अगर दो मेम्ब्रेन है, अगर उनके बीच में कुछ नहीं होगा तो एक दूसरे से क्या होगा, आस पास आके फट भी सकती हैं। ठीक है, अगर उसके बीच में हम कोई फ्लूइड भर दें तो क्या होगा, वो फटेंगी नहीं। तो लुब्रिकेटिंग का भी काम करती हैं और रप्चर होने से भी बचाती हैं, क्योंकि जब हम इनहेल या एक्सेल कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गन्स या हमारे लंग्स भी ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो मूव करने से इन दोनों मेम्ब्रेन्स में क्या हो, फ्रिक्शन ना हो और वो फटे ना। इस वजह से इस बीच में क्या भरा जाता है, एक फ्लूइड भरा जाता है। अब इसमें एक तीन भी होते हैं कि जो हमारा राइट लोब होता है या राइट लंग्स होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक फर्स्ट होता है हमारा सुपीरियर, ठीक है, बीच वाला हमारा मिडिल, और एक होता है हमारा, ठीक है, राइट मिडिल। अगर हम ये कहें तो ये क्या है हमारा सुपीरियर, ये हमारा कौन सा है, राइट मिडिल, और एक होता है हमारा ऑब्लिक फिशर या फिर हम क्या कहेंगे इंफीरियर लोब जो साइड में होता है। और जो हमारा लेफ्ट होता है वो 2 ही लोब में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इसमें 1-2 लोब होते हैं, एक तो हमारा कौन सा होता है, सुपीरियर होता है, और एक हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा हो जाता है इंफीरियर लोब। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि राइट लंग्स में कितने लोब बने हुए हैं, राइट लंग्स कितने में डिवाइड हैं, तो 3 में डिवाइडेड है, सुपीरियर में, मिडिल में और इंफीरियर में। और जो हमारा लेफ्ट लंग है वो सिर्फ 2 में डिवाइडेड है, सुपीरियर में और इंफीरियर में डिवाइडेड है। तो ये हमारी कुछ लंग्स की स्ट्रक्चर होती है। इसी के अंदर हमारा ट्रैकिया जाता है। ट्रैकिया जो हमारा ब्रोंकी था वो ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकस में टूटता है, और लास्ट में किसमें, एक ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे बलून से बने हुए, उसमें ओपन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारे एल्वियोलाई या एल्वियोलर डक्ट, जहाँ पे क्या होना है, हमारा गैसियस जो हमारे गैस है वो एक्सचेंज होनी है। अब क्या है, ये हो गए हमारे लंग्स की एक स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्वियोलाई हो गई, ये ब्रोंकस हो गया, प्राइमरी ब्रोंकस मतलब जो फर्स्ट डिवाइड होता है हमारा, ट्रैकिया उसे ब्रोंकस कह दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे जो टर्शरी हो गए, हमारे सेकेंडरी हो गए, हमारे सेकेंडरी ब्रोंकस हो गए, ये जो हम ट्रैकिया में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये तो गए हमारा स्ट्रक्चर, किसकी हो गई, लंग्स की एक स्ट्रक्चर हो गई। अब हम देखेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म कि कैसे हम ब्रीद करते हैं। ठीक है, कैसे इनहेल होता है, कैसे एक्सेल होता है, इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है। वैसे क्या होता है इनहेलेशन में, इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, मतलब एयर अंदर ले रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं इनहेल करो, सांस बना, हवा अंदर लो, एक्सेल करो मतलब हवा बाहर लो। तो ऐसा क्या होता है या ऐसा किस वजह से होता है कि हम हवा अंदर ले रहे हैं या हम हवा बाहर छोड़ रहे हैं। तो इसकी प्रोसेस हम देखेंगे कि ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये जो आपके लंग्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये लंग्स ऐसे नहीं होते फ्री, ठीक है, बहुत ही मेम्ब्रेनस पार्ट है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है। तो ये किसके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, ये हमारे जो रिब केज है, ठीक है, हम क्या कहते हैं, पसलियों का पिंजरा। ठीक है, पसलियों का जो पिंजरा, अगर आप फील करते हैं अपनी चेस्ट को हाथ लगा के तो आप देखेंगे भी कि एक हार्ड सा पार्ट होता है, वो होता है हमारा रिब केज। ठीक है, जिसके अंदर इन लंग्स को क्या किया जाता है, एकदम प्रोटेक्ट रखा जाता है, ताकि अगर छोटे मोटे अगर झटके भी लग जाएं या हम एक्सीडेंटली हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो इतनी जल्दी हमारी ब्रीथ को फर्क नहीं पड़ता। अब कैसे इनहेलेशन की प्रोसेस होती है इन लंग्स के हेल्प से, कैसे एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है इन लंग्स की हेल्प से, देखते हैं। इनहेलेशन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, इनहेलेशन का मतलब मैंने बताया आपको कि सांस को, देखो 2 है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, 2 तरीके की है। एक है हमारा इनहेलेशन, ठीक है, एक है हमारा इनहेलेशन है, और एक हमारा क्या है, एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन मतलब क्या करना है, एयर को, इनहेलेशन मतलब है एयर को क्या करना है, इन करना है। एयर इन द सेंस हमें किसको इन करना है, हमारी O2 को इन करना है। और एक है एक्सहेलेशन की प्रोसेस, जिसमें एयर को क्या करना है, हमें आउट करना है, मतलब एयर को क्या कर देना है, या CO2 को हमें क्या कर देना है, आउट कर देना है। ठीक है, एयर इन मतलब इनहेलेशन, एयर आउट मतलब एक्सहेलेशन। इन में O2 लेने वाले हैं और आउट में क्या करने वाले हैं, CO2 छोड़ने वाले हैं। ठीक है, इनहेलेशन की प्रोसेस में तब क्या होता है, इनहेलेशन की प्रोसेस में तो हम देखते हैं आगे इसमें क्या डिफरेंस है। इनहेलेशन को हम एक डिफरेंस ये लिख देते हैं, एक्टिव प्रोसेस है। इनहेलेशन कैसी है, एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सहेलेशन कैसी है, पैसिव प्रोसेस है।
ठीक है, कैसी है, पैसिव। अब एक्टिव क्यों कर रहे हैं और पैसिव क्यों कर रहे हैं? एक्टिव हमने क्यों बोला था? क्योंकि एक्टिव हमने इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एटीपी का यूज कर रहे हैं, और पैसिव में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, एक हम पढ़ेंगे इनहेलेशन, एक हम पढ़ेंगे एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन एयर इन करेंगे और एक्सहेलेशन एयर को आउट करेंगे। ठीक है, इनहेलेशन को हमने एक्टिव प्रोसेस बोला है क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी एनर्जी खर्च करने वाले हैं। ठीक है, और एक्सहेलेशन को हमने क्या बोला है, पैसिव प्रोसेस बोला है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम इनहेलेशन को देखते हैं कि एक्चुअल में इनहेलेशन में क्या होता है। अब देखो, इनहेलेशन मतलब हम कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, पहले सांस लेना या फिर एयर को लेना। जब हम इनहेलेशन लेते हैं तो इसमें इनहेलेशन की जो प्रोसेस है इसमें 2 मसल्स इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी फ्रेनिक मसल, एक होती है हमारी फ्रेनिक मसल, एक होती है हमारी फ्रेनिक मसल्स, ठीक है, और एक होती है हमारी इंटरनल कोस्टल मसल्स। ठीक है, कौन सी? फ्रेनिक और इंटरनल कोस्टल मसल्स। कौन कौन से 2 मसल्स हैं? एक है हमारी फ्रेनिक मसल्स, ठीक है, फ्रेनिक मांसपेशियां या फिर रेडियल, फिर दूसरी है हमारी एक्सटर्नल कोस्टल मसल। ये जो फ्रेनिक मसल्स हैं, ठीक है, ये किसके बीच में होती है? डायाफ्राम और हमारी पसलियां, मतलब हमारे रिब्स के बीच में होती है। डायाफ्राम के अगर स्ट्रक्चर देखें तो देखा, ठीक है, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये एक सी शेप या रिंग, एक सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है वो क्या है? हमारा डायाफ्राम है, जो कि हमारे लंग्स को हमारी थोरेसिक कैविटी से, हमारे अब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ठीक है, लंग्स को थोरेसिक, जो लंग्स हमारी थोरेसिक कैविटी में है उसको हमारी जो अब्डोमिनल कैविटी है जिसमें स्टमक वाला पार्ट है उससे क्या करता है? अलग रखता है। डायाफ्राम क्या है? ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सी शेप रिंग है जो कि पूरे लंग्स के, देखो सी शेप आधा उसमें फैली हुई है। इसका काम क्या है? जो लंग्स हमारी थोरेसिक कैविटी है में है उसको हमारे अब्डोमिनल कैविटी से क्या करना है? अलग करना है। ठीक है, ये है हमारे डायाफ्राम का काम। तो जो मैंने मसल्स बताई है वो किसके बीच में है? एक तो डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम के बीच में, डायाफ्राम जो लंग्स है यहाँ से अटैच करके रख रखा है। ठीक है, यहाँ है, और हमारा जो रिब केज है, मैंने क्या बोला था, ये लंग्स जो है एक पिंजरे में बंद है। ठीक है, तो उस पिंजरे से अटैच है। एक तो डायाफ्राम, ऊपर से ये जो लंग्स है जो कि एक पिंजरे में कैद है, जो कि पसलियों का एक पिंजरा है, उसके बीच की जो मसल है वो कौन सी है? हमारी फ्रेनिक मसल्स। क्या है? हमारी फ्रेनिक मसल्स या फिर रेडियल मसल्स। किसके बीच में है? डायाफ्राम के बीच में, और जो हमारा रिब केज है उसके बीच में। तो ये लंग्स है, ये एक पिंजरे में अगर ऐसे बंद है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे डायाफ्राम है, तो इनके बीच में ये जो मसल्स है, ठीक है, ये कौन सी? हमारी फ्रेनिक मसल्स है। ठीक है, अब ये जो मसल्स है इनमें क्या होगा? इनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर इन दोनों मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये सिकुड़ेंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? खिंचाव होना कोई चीज का। तो जब ये खिंचेंगी तो क्या होगा? खिंचने से जो हमारा डायाफ्राम है वो कैसा है? पहले तो ऐसा है, सी शेप है, डोम शेप है, ऐसे स्ट्रक्चर में। तो जब जब हम इनहेल करेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या कोई खिंचाव हो रहा है, तो जब ये यहाँ पे यूं है और ये यूं लग रही है मसल्स, ठीक है, ये बीच में क्या है? हमारी फ्रेनिक मसल, ऊपर क्या है? हमारा रिब्स का पिंजरा। अब ये खिंच रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस जो सी शेप का हमें दिख रहा है वो क्या होगा? वो खिंचेगा तो क्या होगा? ये सिर्फ फ्लैट होने लग जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? कि जो डायाफ्राम है वो ऐसा है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे रिंग में है, और इससे जो मसल्स अटैच है वो कौन सी है? फ्रेनिक मसल्स, जो कि किससे अटैच है? हमारे डायाफ्राम से, और ऊपर जो हमारे लंग्स के चारों तरफ जो पिंजरा है उससे अटैच है। अब इन फ्रेनिक मसल में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये खिंच रही हैं। अगर ये खिंच रही हैं, ये ऊपर की तरफ जाएंगी तो इस डायाफ्राम को भी खींचेंगी क्योंकि अटैच है। तो जो ये डायाफ्राम हमारा ऐसा था वो अब क्या हो जाएगा? ऐसा फैल जाएगा। ठीक है, जो डोम शेप था अब वो किस स्ट्रक्चर में आ जाएगा? हमारी फ्लैट स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ऐसे फ्लैट हो गया, ठीक है, प्लस जो हमारे रिब केस था वो भी क्या हो रहा है? खिंच रहा है, तो वो भी थोड़ा सा फैल गया। हम किसी चीज को खींचते हैं तो क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है, फैलने से क्या हुआ? फैलने से वहां का जो एरिया था वो बढ़ गया।
ठीक है, वहां जो लंग्स का एरिया था वो बढ़ गया, लंग्स को फैलने का मौका मिल गया क्योंकि रिब केज भी बढ़ा, ठीक है, डायाफ्राम यू फ्लैट हुआ तो ये स्पेस भी मिल गया, प्लस अगर ये पसलियाँ या जो हमारी मसल खिंची तो उन्होंने रिब केज को भी खींच दिया। अगर कोई चीज खिंची है तो उसका एरिया क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। एरिया बड़ा होने से क्या होता है, देखो एरिया बड़ा होने से क्या होगा, एरिया बड़ा होने से क्या होगा, यहाँ का एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गई वहां की, ज्यादा हो गई। वॉल्यूम ज्यादा होने से क्या होगा, ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा, किसी चीज को ज्यादा एरिया मिल गया वहां पे प्रेशर क्या होगा, जैसे ही एरिया बढ़ा तो वहां पे जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया कि जो फ्रेनिक मसल्स है वो किसमें है, ये हमारा लंग्स है जिसको एक पिंजरे ने कवर कर रखा है। इन लंग्स के नीचे एक ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर है जो कि एक मसल से कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या है, हमारी मसल्स ओके लंग्स और उसके चारों तरफ रिब केज, ठीक है, और ये दोनों कनेक्टेड है, डायाफ्राम और रिब केज किससे, एक मसल से, जिन्हें हमने फ्रेनिक मसल्स का। तो हमने कहा कि मसल्स क्या है, खिंच रही हैं, ठीक है, इन मसल्स में खिंचाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। खिंचने से क्या होगा, ये डायफ्राम को भी खींचेंगे क्योंकि इससे अटैच है, ये डायफ्राम फ्लैट होगा और प्लस रिब केज को भी खींच रही है तो वो भी क्या होगा, थोड़ा सा आगे तरफ फैलेगा। इसके फैलाव से वहां का जो एरिया है बढ़ जाएगा, मतलब एरिया बढ़ गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे ही वहां का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर जो प्रेशर था, किसी चीज का अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक रीजन तो ये हुआ कि किसमें, जो हमारी फ्रेनिक मसल्स हैं जो कि डायफ्राम और हमारे जो रिब्स हैं उनके बीच में है, उनके अंदर क्या हो गया है, क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन, वो फैल रहे हैं। फैलने से वहां का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या होगा रीजन, देखो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इंक्रीज होगी और हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होने वाला है। दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, एक तो थी हमारी फ्रेनल मसल्स और दूसरी हमारी कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये कहाँ होती है, देखो कितनी होती है, 11 पेयर में होती है और किसके बीच में होती है, हमारे रिब केज। देखो रिब ऐसे होता है, ये ऐसे पिंजरा होता है ऐसा, ठीक है, पसलियों का टोटल 12 होती है और इसके अंदर होते हैं हमारे लंग्स। ये मैंने क्या बनाया है, रिब्स के। अगर आपने किसी कंकाल को भी देखा होगा तो अपने वाइट से अपने पूरा जो स्टार्ट कंकाल के नीचे की जब स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो आप क्या देखेंगे, वाइट सा पूरा एक पिंजरा बना होता है, ठीक है, वही क्या है हमारा रिब केज। और इसी के अंदर हमारे क्या फिट होते हैं, इसी के अंदर हमारे लंग्स फिट होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, 12 होते हैं। तो इनके बीच में जो मसल्स हैं, जो इनके बीच में एक मसल्स बना रही हूँ मैं, ये देखो, ये जो रेड लाइन से मैं बता रही हूँ ये कौन सी हमारी, ये हर एक रिब के बीच में है। तो क्या है, वो है हमारी कौन सी मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इंटरनल भी होती हैं लेकिन अगर यहाँ पे काम है तो किससे है, हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स से, ठीक है। तो इनके बीच में जो मसल्स हैं वो है हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, हमारी ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जब इनमें क्या होगा, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जो हमारा रिब्स है, जो हमारा पिंजरा है या हमारे पसलियों का जो पिंजरा है, इनकी मसल जो इनके बीच में जिनको पकड़ के रख रखा है इन पिंजरे को, उनमें जब खिंचाव होगा तो जो हमारा रिब केस है वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, और बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। कोई चीज खिंचाव कर रही है तो उसे क्या करेंगे, खिंचाव होने से क्या होता है, कोई चीज ऊपर की तरफ उठती है और बाहर आएगी, मतलब ये जो रिब है ऊपर की तरफ उठेगा और बाहर आएगा। ऊपर की तरफ उठने और बाहर आने से, ठीक है, कैसे, यूं खिंची तो ऊपर की तरफ उठा और थोड़ा सा बाहर आ गया, मतलब अप आएगा और आउट जाएगा। इस अप एंड आउट से भी क्या हो रहा है, हमारा एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। हमारे जो लंग्स है उसको एरिया ज्यादा मिल रहा है, वहां पे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इस वाले कॉन्ट्रैक्शन से भी क्या होगा, इस वाले कॉन्ट्रैक्शन से भी क्या होगा, एरिया बढ़ेगा। और अगर किसी चीज का एरिया या वॉल्यूम बढ़ता है तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ क्या होगा, रिब केस अप एंड आउट, जो रिब केस है वो अप आएगा
एंड आउट होएगा, इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम में, और इंक्रीज अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है तो वॉल्यूम अगर बढ़ जाती है तो वहां का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और हमेशा जो एयर होती है वो कहाँ मूव करती है, एयर करती है हाई प्रेशर से कहाँ की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हमारे लंग्स में प्रेशर क्या है, अभी कम है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। क्यों कम हुआ हमारे लंग्स में प्रेशर, क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, हमने उस एरिया का वॉल्यूम बढ़ा दिया, हमने वो एरिया बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, एक तो हमारा जो फ्रेनिक मसल था जिसने डायफ्राम को कनेक्ट कर रखा था उस रिब केस से, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम फैला, रिब केस ऊपर की तरफ उठा, तो क्या हो गया, एरिया बड़ा हो गया। दूसरा जो हमारे एक्सटर्नल कोस्टल मसल थी जो कि रिब्स के बीच में थी, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, खिंचाव हुआ, वो भी फैल के बाहर आ गई, ठीक है, फैली अप एंड आउट, ऊपर की तरफ उठी और बाहर की तरफ आ गई, जिस वजह से एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। और जो एयर होती है हमारी, ठीक है, वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो अभी हमारे बॉडी के अंदर लंग्स में प्रेशर कैसा है, लो है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो इस वजह से हम क्या कर जाते हैं, इनहेल कर पाते हैं। समझ में आया। इनहेल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो इनहेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारी फ्रेनिक मसल्स, ठीक है, रेडियल मसल्स, उनमें कॉन्ट्रैक्शन, प्लस दूसरा कौन सी मसल्स है हमारी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये दोनों मसल्स का याद रखना। अगर आपसे पूछे कि इनहेलेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो इनहेलेशन की प्रोसेस में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी मसल्स में हो रहा है, फ्रेनिक मसल्स, रेडियल मसल्स, या फिर एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स। उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से हो रहा है प्रेशर कम, वॉल्यूम ज्यादा। और प्रेशर कम हुआ तो एयर कैसे मूव करती है, एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब एयर एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगी, मूव कर जाएगी। तो ये थी हमारी कौन सी प्रोसेस, इनहेलेशन की प्रोसेस। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस में आप देख रहे हैं तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है, मसल जब भी वर्क करती है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या यूज करनी पड़ती है, एनर्जी, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस। तो ये थी हमारी कि हम सांस कैसे लेते हैं या एयर हमारे अंदर कैसे जाती है। अब एयर बाहर कैसे जाएगी, जिसे हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस कहते हैं या सांस छोड़ने की प्रोसेस कहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।